हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ठीक है। पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक, ये आपको पता होगा क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो आ गया है। ठीक है, आने वाला है। अब सब आने वाला है, क्या ही आ गया है। ठीक है, तो आपकी डेट भी आ गई है। 3 नवंबर से भरने लगा है। ठीक है, 3 नवंबर से, और ये भर चुका है सीटेट वाले। और एक आपको पता है कि आपको 21 जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको पता है कि 21 जनवरी में इसका एग्ज़ाम है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी की सारी कंप्लीट करनी होगी। तो हम लोगों ने क्या किया था, क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले क्लास 6 की एनसीईआरटी, वो भी ठीक है सौरमंडल में पृथ्वी, मतलब ज्योग्राफी की है ये, और हिंदी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे लिख रहा है उसमें पॉइंट भी आप लिखते जाइए। ठीक, ज़्यादा अच्छी वीडियो, मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी अब, है ना। 780p की जो होती है, 720 या फुल HD क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक, तो उससे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 1 डालना है आपको, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक, एनसीईआरटी है और ये हिंदी में पूरे किताब का विस्तार है। ठीक है, और ये KVS की बुक होती है। KVS में ज़्यादातर इस गवर्नमेंट में ही चलती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने आ गया ये। ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि सेम टू सेम, ठीक, सौरमंडल पृथ्वी, और ये हमारे जो, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, यूरेनस। ठीक, तो ये आपको सारे ग्रह प्लैनेट दिख रहे होंगे क्योंकि सौरमंडल का ये अगर देखा जाएगा तो डायग्राम आपको दिखाया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसमें। ठीक, तो ये जो जैसे मैंने जूम करके दिखाया है कि पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, ठीक, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक, बृहस्पति, है ना, ठीक, मंगल, शनि, अरुण, यूरेनस, प्लूटो, ये लास्ट में प्लूटो आता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट वाइज आपको याद कर लेना है ना, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब देखो आपको यहाँ दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलो, अब हम लोग जूम कर लिया था, इस वजह से वीडियो को थोड़ा सा इधर थोड़ा और कम करते हैं जूम। ठीक, इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक, क्योंकि आपको पूरा इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, दिया गया है इसमें आपको, कह रहा है कि सूर्यास्त, हाँ, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो, आसमान में पहले एक या दो, उसको मैं थोड़ा सा बॉल पेन को बहुत छोटा कर लेता हूँ, एकदम छोटा सा। ठीक, ठीक, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या दो चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। कह रहा संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले हुए होते हैं, प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों, और इसमें कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आपने इनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आपको भी पता होगा कि सूर्यास्त के बाद आकाश में जब आप देखते हैं तो, ठीक, आसमान में कुछ पहले चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, लेकिन वो जो चमकते हुए होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो जो तारे होते हैं उनके अंदर प्रकाश होती है, अगर बात किया जाए, ठीक, वो प्रकाश के कारण ही रात में चमकते हैं। ठीक, और टिमटिमाना, और कह रहा है चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखो चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, आपको भी पता है कि चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। उसके बाद दिया गया, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। आपसे पूछा जाएगा कि आप चंद्रमा को पूर्ण कब देख सकते हो, तो आप पूर्णिमा वाली रात में इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीटेट के एग्जाम में। जो अभी आपको सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो आपसे ये पूछे जाएंगे सीटेट वाले। ठीक, तो इसमें ये एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं आज। ठीक, तो आज सोचते हैं कि शायद कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये आपको भी पता होगा चंद्रमा क्या कब दिखाई देता है, पूरा पूर्णिमा को ही दिखाई देता है। फिर आगे दिया गया आपको कि 15 दिन के बाद, अब क्या कह रहा है, 15 दिन के बाद
आप इसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। क्योंकि अब 15 दिन के बाद क्या आती है, अमावस्या आती है। तो अमावस्या में क्या कर सकते हैं, आप पूरा चांद अब नहीं देख सकते हैं 15 दिन तक। खैर ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से ही कर सकते हैं। कह रहा कि यदि आसमान साफ है तो आप इस आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो देखो, दिन के समय हम लोग इस वजह से छोटी हुई चमकीली जो चीज़ें होती हैं जो रात में दिखाई देती इसलिए नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि इनकी चमक दिन में दिखाई नहीं देती है। इसीलिए सूर्य जब ढल जाता है तो ठीक, तो यही जो सूर्य का जो प्रकाश होता है तो कम हो जाता है, ठीक, अंधेरा हो जाता है। अब जो इनका प्रकाश होता है, अब ये अपने प्रकाश के कारण ही चमकते हुए दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए, तारे देखो टिमटिमाते हुए ऐसे ऐसे नजर आते हैं। ठीक ठीक, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। वही चीज़ है जो हमने बताया। ठीक है, आगे कह रहा है, फिर से देखो, इसमें कह रहा सूर्य कामा चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए, ठीक है, सूर्य है और चंद्रमा है और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं वो कौन से पिंड कहलाती हैं? तो आपको आंसर में टिक टिक कर देना है कि खगोलीय पिंड कहलाती हैं। फिर आगे बोला है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। फिर पूछा जाएगा क्या कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं? हाँ, कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं। कह रहा है ये गैसों से बने होते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, तो आपको सिंपल सा बताना होगा कि जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक, वो गैसों से ही मिलकर बने होते हैं। क्योंकि जो तारा होता है वो अपना जो प्रकाश होता है वो खुद के कारण चमकता है और वो गैसों से ही बने होते हैं। कह रहे इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। अब देखो, वही चीज़ है कि जो ये जितने भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड ऊपर दिखाई देते हैं आसमान में छोटे छोटे से रात में आपको, ये तारे ही होते हैं। इनका खुद का एक अपना प्रकाश होता है। फिर कह रहा सूर्य भी एक क्या तारा है? तो हमको भी पता है कि सूर्य एक तारा है, ठीक, और ये सबसे, फिर सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है ठीक, वो कुछ 8 मिनट में कुछ सेकंड में आती है और सूर्य के प्रकाश का चाल होता है वो आपको पता है 3 × 10⁸ ये सूर्य का प्रकाश होता है। आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि ये होता है। ठीक, अब देखो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही, बैक तो चलाया था फुल फुल मतलब फुल स्पीड में है ना, इस वजह से। ठीक, कोई बात नहीं, आगे कह रहा आपको। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है आओ करके सीखें। देखो, ये जो होता है एक इतना अच्छा तरीका होता है करके सीखने का कि देखो, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको जब आपके सामने कोई चीज़ होती करके दिखाते तो ज़्यादा मज़ा आती है ना। ठीक, कह रहा है आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज़ और एक पेंसिल तथा एक सुई की। ठीक, तो कह रहा है इन सब की चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। चलो ठीक, उसके लिए हम आगे कह रहा है कि ये पहला स्टेप जो है, कह रहा है कागज़ के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। फिर कह रहा है अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचिए। कह रहा है कागज पर वृत्त के छेद में सुई छोटे छोटे छेद कर दीजिएगा। अब देखो, अब ये समझो कि बेटा, अब देखो, आपको एक सिंपल सा कागज़ लेना है। ठीक, एक कागज़ ले लिया, ठीक, जैसे ही मान लो ये कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है। अब इस कागज़ को एकदम गोल वृत्ताकार के जैसा आपको बनाना है। उसमें छोटे छोटे से सुई से छेद कर दोगे। अब जब यहाँ से पीछे से जब प्रकाश को डालेगा तो देखना छोटे छोटे छिद्र के बार दिखाई देगा। तो यही समझो ये तारे हैं एक तरीके से। ठीक, ये छोटे छोटे छिद्र में दिखाई देते हैं। खैर, अब कागज़ की छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें और टार्च के चारों ओर कागज को लपेट कर रबड़ बैंड लगा दें। ठीक, वही आगे कह रहा, आगे ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर ही रहे। ठीक, कह रहा अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान के तारे चमकते हैं। वही चीज़ है कि देखो, छोटे छोटे छिद्र ही से ही प्रकाश आपको एकदम दिखाई देगा साफ साफ, मतलब दीवार पे आपके। उसका कहने का मतलब यही है। ठीक, कह रहा अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें तो प्रकाश सभी बिंदुओं में लगभग अदृश्य हो जाएगा। वही सेम होता है कि अभी जो हमारी लाइट है ये मान लो सूर्य है। अब
इनको जला दोगे तो क्या वो जो छोटे छोटे प्रकाश थे क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, ठीक, क्योंकि भाई लाइट के समय इतनी हो जाती है इनके प्रकाश खुद नहीं महसूस होते, ना इनको समझ में नहीं आता कि हमारा प्रकाश है कि नहीं है, भूल जाते हैं। लेकिन रात में इनको याद आता कि हमारा भी प्रकाश है। कह रहा आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो वही कल्पना कीजिएगा भाई आप भी कि देखो जैसे रात होती है, ठीक, तारे नजर आते हैं, दिन में गायब। ऐसे ही लाइट है, दिन में बंद कर दो और उन्हीं जो एक्सपेरिमेंट है कर दो तो आप समझो रात है पूरी, ठीक। या आप अपने रात में करिए तब भी होगा, और लाइट ऑन कर दिएगा वो अदृश्य हो जाएगा, ठीक। तो ये करके आपको सब देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो चीज़ है आपको देखनी होगी कि ये जो ध्रुव तारा है आपको दिखाई दे रहा होगा समय, रात के समय चमकने वाले अनगिनत तारे सूर्य। अब ये देखो, ये जो एक ध्रुव तारा होता है, ठीक, और ये जो तारों का ये जो संकेत है, नोटेशन बनना है, देख रहे हो ये आप इस तरीके से कि दो तारों के बीच में जो एक जो तीसरी लाइन जो आपकी इस तारे से जा रही है, ये जो सामने वाला तारा होगा वो कहलाता है ध्रुव तारा, ठीक। अब देखो डायरेक्शन भी इसमें शो कर रहा है कि ये जो पूरब डायरेक्शन होती है, देख रहे हो आप ना, और ये पश्चिम डायरेक्शन होती है। तो ये जो डायरेक्शन बनती है ये उत्तर दिशा में बनती है, ठीक। अब उत्तर दिशा का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से हम समझते हैं इसको। जैसे ये मान लो, ठीक, ये आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है और ये आपकी उत्तर है और ये आपकी नीचे दक्षिण है, ठीक, नीचे वाला भाग दक्षिण है। तो अब इसको इस तरीके से ना बना के आपको ऐसे बनाना है, इस तरीके से, इस तरीके, ठीक, ठीक, इस तरीके से बनाना है ना। चलो ठीक, आगे देखो दिया गया है। अब इसको हम ध्यान से थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। देखो जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ समझते जाओ, नोट्स आपके दिमाग में ही छप जाएंगे, ठीक है। आपको किसी दूसरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दूसरे नोट्स पढ़ोगे तो आप ज़्यादा 15-20 मिनट बस उब जाओगे, माइंड उब जाता है, ठीक है। किताबें नहीं ले आते हम लोग, इतना शॉर्ट लिखा होता है नोट्स, लेकिन जब आप इमेजिन करके पढ़ोगे तो मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। कह रहा रात के समय, अब कह रहा रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। भाई एक बात बताओ, लाखों मतलब करोड़ों अरबों मील जो तारे बैठे हैं उनकी क्या हम ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? हाँ, सूर्य एक इतना विशाल, इतना तारा, इतना बड़ा तारा, उसकी ऊर्जा को हम लोग महसूस कर लेते हैं। भाई देखो सर्दी लगती है, ठीक है, सर्दी लगती है तो सूर्य के प्रकाश में भाग जाते हैं, गर्मी लगती है तो ठंडी की ओर भागते हैं हम लोग, क्या जहाँ जहाँ ठंडी हो, छाया हो, धूप ना हो वहाँ भागते हैं, तो उसके प्रकाश को महसूस करते हैं ना, सेम। कह रहा है तथा ये अत्यंत छोटे होते हैं और दिखाई भी पड़ते हैं। भाई एक बात बताओ, ऊपर जो चीज़ बनी है दिन में तो नहीं दिखाई देख सकते, देख लो ऊपर करके, ऐसे देखो दिखाई देगा आपको? नहीं। लेकिन रात में आपको टिमटिमाते हुए नजर हो, ये इतने बड़े खगोलीय पिंड होते हैं कि इनका इतना प्रकाश होता है कि फिर कहते हैं मैं ही मैं हूँ, ठीक है, समझो। कह रहा आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं और अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब ये मान लो कि 1000 मीटर ऊपर पहुंच जाओ, 1000 मीटर आपको देख तो प्लेन कितना बड़ा होता है फिर भी वो तुसा दिखाई देता है, ठीक, ठीक। तो बनी बात है भाई, ऊपर जितनी दूर जाओगे उतनी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं, कह रहा है हाँ, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। कह रहा आप देखो तारों की जो आप आकृतियां बनाते हो ऊपर, देखो जिसको नींद नहीं आती रात में सोता है ऐसे सोते ऐसे ऊपर देख के, तो वो ये देखता है कि यार इसमें क्या बनना है, क्या कभी वो शेर बनाएगा, कभी चीता बनाएगा, ठीक है, कभी अपना नाम बनाने की कोशिश करेगा, एम बनना है, कोई भी एस बनाने की कोशिश बनाने को करेगा, फिर कहेगा पी बनना है, देखो इसमें, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, कह रहा है ये नक्षत्र मंडल ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कह रहा है जो भी आपको विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है ना। कह रहा रात के आसमान में देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। कह रहे ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कह रहा अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन होगा, कहेगा ये बताइए सर अर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है? तो आपको बताना होगा, जब आपने पढ़ा होगा कि हाँ अर्सा मेजर और एक बिग बियर, मैंने सुना था ये नक्षत्र मंडल होते हैं शायद, क्यों? क्योंकि ये क्या क्या होते हैं, ये विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं हम लोग इनसे, क्या बनाते हैं? विभिन्न आकृतियाँ बनाते हैं, कह रहा ठीक। फिर आगे कह रहा बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। कह रहा सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मतलब होता है सप्त सात, मतलब जो सात हो ऋषि संत
या 7 तारों का समूह हो वो क्या कहलाता है, सप्तसात या सप्तऋषि कहलाता है। कह रहा है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। पूछा जाएगा सप्तसात और ऋषि संत और सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है, ये किसका भाग है? तो आपको बताना पड़ेगा कि जो अर्सा मेजर है नक्षत्र मंडल होता है ये उसका भाग होता है। तो सिंपल सा आपको ही बताना होगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, चित्र 1 में तो आपको दिखाई दिया। ठीक, अब आगे कह रहा है, हाँ, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, ठीक, कि आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। वो मतलब कह रहा है कि हमें हिंट दीजिए कि हमें आसमान में कितने नक्षत्र मंडल दिखते हैं और आप मुझको मतलब दर्शाइए कि और कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक, कह रहा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते। देखो, रात्रि का मतलब होता है जब हम लोग पहले, देखो घड़ी तो थी नहीं ऐसे देखने वाली, अब तो फ़ोन है, डिजिटल वॉच है, देख लिया तुरंत कि हाँ अरे इतना बच गया, अरे इतना, हाँ ऐसे करते थे ना। लेकिन अब क्या हो गया कि पहले ज़माने में, आज से समझो 10,000 साल पहले याद करो, तो लोग तारों का आकलन करके दिशा का लगा लेते थे कि भाई देखो रात में ही उनको पता चल जाता कि देखो ये तारा इधर दिखाई दे रहा है तो ये इधर, ये पूरा भाई, ये पश्चिम उत्तर, हमें जाना किधर, दक्षिण दिशा में उसने बोला था, सीधे चले जाओ, तो वो पहुंच जाते जैसे। ठीक, कह रहा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। देखो उत्तरी तारा है, उत्तर दिशा को डायरेक्शन दिखाता है। फिर कह रहा है इसे ध्रुव तारा कहते हैं। कौन कहते हैं? देखो एक ही तारे से आप डायरेक्शन का संकेत लगा सकते हो कि जो उत्तरी तारा होता है वो उत्तर दिशा डायरेक्शन को शो करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कह रहा है ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखो सूर्य की भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये पूरब से उगता है और दक्षिण में गुम हो जाता है। लेकिन चंद्रमा का कोई भरोसा नहीं बोल सकता, इधर उधर उधर कोई दिक्कत नहीं, कभी हम लोग को आगे दिखता है कभी पीछे दिख जाता है। ठीक है, लेकिन एक लौता एक तारा है जिसको बोलते हैं ध्रुव तारा। ठीक, उसकी डायरेक्शन होती है उत्तर दिशा में ही होती है, तो आप उसको नहीं बदल सकते कि नहीं सर उत्तर दिशा में नहीं होती है यार। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिन करो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब देखो मैंने बताया ना, सप्तऋषि जो तारे होते हैं उनकी मदद से आप तारों की स्थिति को जान सकते हैं। कह रहा है चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतित तारा को कि बढ़ाया जाए, या एक मिनट को इसको मैं थोड़ा सा और मैं थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, हाँ, कह रहा है यदि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति की जान सकते हैं तो चित्र 1.1 में देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो मैंने बताया था ना, 3 डायरेक्शन, ऐसे 3 तारे थे। देखो ये जो एक तारा था, एक तारा ये था, एक तारा ये था, और उसकी आंख से लड़की के सॉरी कह रहा उसकी आंख से लड़की की एक जो तारा दिखाई दे रहा था, यहाँ से 2 तारे थे इस तरीके से। तो ये जो तारा बन रहा था तो ये कौन सा तारा था, ध्रुव तारा था। ठीक, तो आप इस तरीके से आकलन कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। देखो हमने कहा था कुछ में प्रकाश ऊष्मा होती तारों में और कुछ में नहीं होती, तो आप उससे मतलब मत रखिए कि सर होती है या नहीं होती है, मैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, कह रहा वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब देखो अब इन्हीं को ही ग्रह कहते हैं जो जिनमें कुछ अपना प्रकाश नहीं होता भाई, जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता। अब देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का चमकती है क्या? देखा पृथ्वी चमकते हुए? नहीं, पृथ्वी में तो रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्लेनेट होंगे जो नहीं चमकते होंगे। ठीक ठीक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लेनेट कहते हैं। कह रहा ग्रीक भाषा के प्लेनटाई, कौन सा है ग्रीक भाषा प्लेनेटाई? देखो मैं इसको आपको एक मिनट मैं इसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीख रहे ना, क्योंकि सीटेट में पता नहीं कैसे पूछ दे है ना। कह रहा भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, और किस भाषा का है, ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा। ये जो ग्रीक भाषा से लिया गया है प्लेनेटाई शब्द। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा से लिया गया, तो आपको बताना होगा कि जो प्लेनेटाई शब्द है ये आपको ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, देखो कह रहा है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब परिभ्रमक का भी मतलब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग को हिंदी के मतलब शब्द याद करवाए जाते थे। उसको मतलब क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। कह रहा पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है, लेकिन
यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से ही क्या करता है, प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। अब एक बात बताओ, सूर्य जो है वो पृथ्वी के नज़दीक तो है, तभी भाई हम लोग महसूस कर पाते हैं। अब मान लो हम प्लूटो ग्रह पे पहुंच जाए, प्लूटो तो नहीं, यूरेनस पे पहुंच जाए, मंगल पे पहुंच जाए, तो कहाँ इतना महसूस करेंगे? नहीं, पृथ्वी सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। कर अब पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो वो भी कह रहा कि भाई देखो चंद्रमा पे खड़े हो जाओ। अब वैसे चंद्रमा देखो, पृथ्वी इतनी सुंदर है, पृथ्वी कोई नहीं ध्यान देता, साला चंद्रमा पे लोग पहुँच रहे हैं। अबे चंद्रमा तो ढूंढो मत, पृथ्वी तो ढूंढो, पृथ्वी को तो बचा लो। जिसने इतना सब कुछ दिया, तुम लोग को ज्ञान दिया, शायद उसके अंदर और भी इससे ज़्यादा ज्ञान छुपा हो, तो ये नहीं देख रहे लोग। ठीक, कह रहा है चंद्रमा से देखने पर ही चंद्रमा की तरह ही चमकती है, प्रतीत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ने से मतलब है ना, दुनियादारी से नहीं मतलब रखना। ठीक ठीक। अब कह रहा कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। कह रहा कुछ रोचक तथ्य, कह रहा बृहस्पति है और एक शनि है तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। पूछा जाएगा ऐसे कौन से प्लेनेट है जिस, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया और यूरेनस हो गया, जिसके चारों ओर छल्ले हैं। क्या है? छल्ले। छल्ले का मतलब होता है वलय, ऐसे घूमते हुए इस तरीके से छल्ले, इस तरीके से छल्ले वाले ग्रह बोलते हैं इसको। ये भी बोल सकते हैं कि वलय ग्रह कौन से होते हैं, छल्ले वाले ग्रह कौन से होते हैं, वृत्त वाले ग्रह, मतलब वृत्त नहीं, छल्ला ज़्यादा बोल सकते, चूड़ी वाला ग्रह कौन सा होता है, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस। देखो तीन है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, दिमाग में बैठा लो, पढ़ने की जरूरत नहीं। कह रहा है ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से, पट्टियों से, पट्टियाँ हैं, इनमें क्या है, बहुत असंख्य छोटे छोटे से बनी पट्टियाँ हैं। देखो मैं इसको दिखा सकता हूँ ज़्यादा जूम करके, मेरे पास जगह है तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, और मैं फोटो यहाँ स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक, तो हमें याद हो गया सर, बृहस्पति और शनि और यूरेनस तीन ऐसे प्लेनेट है। ऐसा ये भी पूछ सकते हैं कौन ऐसे तीन प्लेनेट, ऐसे कितने प्लेनेट है जिसमें छल्ले होते हैं? तो तीन होते हैं, शनि और यूरेनस और बृहस्पति। ठीक, कह रहा है छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। कह रहा पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता। अब देखो ये सोच लो कि किसकी सहायता देखा जा सकता। अब कोई कहेगा कैमरे की सहायता, नहीं, दूरबीन। किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से देखी जा सकती है। वो भी कैसी? शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हो, कि जिसके अंदर ग्लास लगाते जाओ, लेंस लगाते जाओ, फिर वो एकदम, फिर तुम्हारे एकदम आँख में आ जाएगा। ठीक, तो याद हो गया, बृहस्पति, शनि और यूरेनस ऐसे तीन छल्ले वाले क्या है, पिंड है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग थोड़ा सा आप छोटा कर लेते हैं अपने आप को। आगे देखो दिया गया है। अब ये देखो, अब यार इसका अब तुम देख सकते हो कि ये इस तरीके से आपको इसमें दिया गया है। और मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, उप्स, ठीक हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, अब एक मिनट जरा कैमरे पे आप ध्यान मत देना, और एकदम कैमरे पे मत ध्यान दो। ठीक है, कैमरे को मैं इधर छोड़ देता हूँ। ठीक, कैमरे पे मत ध्यान देना आप लोग बिल्कुल भी। ठीक, क्योंकि अब आप देखो फ़ोन को आप इस तरीके से लैंडस्केप करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और मैं इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब आप देखो, फ़ोन को थोड़ा सा लैंडस्केप कर लो, और मैं थोड़ा सा, देखो दिखाई दे रहा होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही। अब देखो, अब आपको यहाँ से लेना है, ये यहाँ से थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये इस तरीके, देखो आपको फ़ोन से मतलब नहीं, फ़ोन कहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं रखना आपको, कुछ भी मतलब नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है इसमें है क्या। ठीक, ये आपको याद कर। अब इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्या ले लो, पूरा दिखाई दे रहा है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सन है, क्या है, ये सन है। उसके बाद देखो बुध है, 58 है। ठीक ठीक, 58 इसके वो हो गए, क्या कहते हैं, जैसे चांद। ठीक, ये बोल सकते हैं। मंगल के 228 होंगे। ठीक, बुध के 58 है, और इसके 228 मंगल के। ठीक, शुक्र के 108 हैं। शुक्र के कितने? 108। पृथ्वी कितने? 150 हैं, जो भी हो 150 आप देख लेना। बृहस्पति 778 हैं। ठीक, शनि के 1427 हैं। यूरेनस के 2869 हैं, और यूरेनस के 4496, आपको दिखाई दे रहा होगा इधर 4496। ठीक, 4496। अब आ जाओ इस पे। अब
अब देखो इसको भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना आपको। ठीक, कह रहा देखो ध्यान से, कह रहा ये जो दूरियां हैं, ये यहाँ आ जाओ पहले। कह रहा है ये जो दूरी है मिलियन किलोमीटर में है और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये मान लो 10 लाख दूर है। ठीक, उसके बाद कह रहा बुद्ध। अब देखो बुद्ध की बात करते हैं हम लोग, उस पर मत जाओ, ठीक है, उस पर मत जाओ आप एक भी, कुछ मत समझो। मैं इसको जूम करके आपको मैं एक एक चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ से। देखो ये है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसीलिए HD क्वालिटी में वीडियो बनाई थी। हाँ बिल्कुल, अब आ गया। ठीक, हमें मतलब किससे है, इस वाले पार्ट से पूरा मतलब है। देखो ये पूरा से कोई मतलब नहीं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, और ये हमें इस पार्ट वाले पार्ट से मतलब है। ठीक, इस वाले पार्ट से। देखो हमें इस वाले पार्ट से पूरा मतलब है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब वीडियो हमारी चल रही है। देखो देखो समझाने को पड़ता है यार, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हमें इस वाले पार्ट से मतलब है, ये पूरा हो गया। कह रहा अब बात करते हैं बुद्ध। बुद्ध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। पूछा जाएगा आपसे भैया कि जो बुद्ध होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करता है, तो आपको बताना पड़ेगा 88 दिन में करता है। कह रहा अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, तो आपको बताना होगा 59 दिन में करता है। कह रहा शुक्र, शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में करता है। पूछा जाएगा कि जो शुक्र होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कितने दिन में करता है, 255 दिन में वो दिखा रहा था। ठीक, फिर आगे कह रहा है अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है शुक्र, 243 दिन में। तो देखो बुध जो होता है वो 88 दिन में कर पाता है, और है ना परिक्रमण जो अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। लेकिन शुक्र होता है वो 255 दिन में कर पाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अपने अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में करता है, 243 दिन में। अब बात होती है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन में करती है। ठीक है, फिर कह रहा है चंद्रमा और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी, 1 है। ठीक, कह रहा मंगल, मंगल जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन पर अपने अक्ष पर घूर्णन 687 दिन में चारों ओर परिक्रमण करती है, और अपने अक्ष पर 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या कितनी, 2। कह रहा इनमें आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टान से बने। कह रहा है ये जो आंतरिक ग्रह, ये इनको कौन से बोलते हैं, ग्रह, आंतरिक ग्रह बोलते हैं इन सभी को, आंतरिक ग्रह। कह रहा है सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों से बने हैं। ये कौन, ये चंद्रमा वाले। ठीक, ये वाले है ना। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, बृहस्पति। ठीक, कह रहा है अरे यार ये यार बहुत लफड़ा वाला सिस्टम है, इतनी जल्दी गायब हो जाता है भाई। देखो समझाने का मतलब यार बहुत थोड़ा लफड़ा होता है इसमें, कोई बात नहीं, इस लफड़े को हम दूर कर लिया। कह रहे बृहस्पति जो होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 11 साल 11 महीने और लगभग 12 साल अपने अक्ष करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। सोच रहे हो 9 घंटे में 56 मिनट में अपने घूर्णन कर लेती है, और पृथ्वी 1 दिन में करती है, और ये चारों ओर परिक्रमा 11 साल में करता है, 11 महीने 12। ठीक, लगभग 12 साल। ठीक, कह रहा शनि जो होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल में करता है और 5 महीने में, और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे में 40 मिनट में कर लेता है, और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी, लगभग 53 है। ठीक, ठीक, तो बृहस्पति और शनि के जो चंद्रमा हैं वो लगभग 53 ही है। ठीक, और सूर्य के चारों परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी, 53। कह रहा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करती है, चंद्रमा की संख्या कितनी है, 53 है। कह रहा बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूरेनस की, किसकी बात कर लेते हैं, यूरेनस की। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 84 साल में करता है। देखो कितने साल में, 84 साल में। कह रहा और अपने अच्छे घूर्णन 17 घंटे में कर लेता है, और है ना 17 घंटे 14 मिनट में, और चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है, 27। तो यूरेनस की चंद्रमा की संख्या कितनी, 27। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है नेपच्यून जो होता है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में करता है। कितने, 164 साल में। कह रहा अपने अक्ष पर घूर्णन ये 16 घंटे 7 मिनट में करता है, और चंद्रमा की संख्या इसकी कितनी है, 13 है। कितनी है, 13। ठीक,
आ जाओ। उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं अपना लैंडस्केप पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये आ गए अपने, ठीक, अच्छे से आ जाएगा अभी। हाँ ठीक ठीक, अब आगे बात करते हैं इसकी, है ना। कह रहा आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह, तो ये भी क्या उपग्रह, ये हमारे पृथ्वी के सहचर है। कह रहा है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कह रहा है पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। ठीक, कह रहा हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इनसे कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, जैसे लास्ट वाला यूरेनस और शायद पढ़ा था, तो उसके शायद 53 चंद्रमा थे। दोनों के चंद्रमा के कितने थे, 53 थे। किसके 53 थे आपको ही पता होना चाहिए, किसके दोबारा पढ़ लेते हैं। 53 53 53 53, ठीक 53, हाँ, बृहस्पति और शनि के 53 चंद्रमा थे। ठीक, फिर आगे कह रहा सौर मंडल। अब देखो इस, अभी ये जो ब्लू ब्लू पॉइंट टिक वाले, ये भी हम लोग पीछे पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं सौर मंडल। कह रहा सूर्य 8 ग्रह और तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक, कह रहा हमें उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य मुखिया होता है सूर्य। कह रहा है सभी सौर मंडलों का मुख्य मुखिया कौन होता है, तो आपको बताना होगा सूर्य ही होता है। फिर पूछा जाएगा सौर मंडल किन से मिलकर बना, तो जो सौर मंडल है वो सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह और अगन खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड मिलकर जैसे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। ठीक, फिर आगे हम बात कर लेते हैं, ये जो रोचक शब्द हम लोग ने पीछे पढ़ लिया था, ये जो छोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक, क्या आप जानते हैं इसको, और हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, कह रहा है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सोल जो होते वो सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल सूर्य देवता को कहा जाता। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता। और कह रहा सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों की लिखें। तो देखो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल को सूर्य देवता को कहा जाता था, सोल को सूर्य देवता कहा जाता, तो ये भी आपको याद रखना किसको कहा जाता था। ठीक, आगे बात करते थे सूर्य की। ठीक, अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं सूर्य की। ठीक, कह रहा है जो सूर्य है वो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। कह रहा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कह रहा जो सूर्य है पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं, ठीक, ग्रह की बात कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। वे बुध है, देखो बुध है, पहला कौन आया था सूर्य के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून है। ठीक, और सबसे पास कौन है, बुध है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे सौर मंडल सबसे पास ग्रह कौन है, बुध है, और सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। कह रहा कुछ इसका ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, माई वेरी एब्सेंट मदर जस्ट, ठीक, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आगे कह रहा माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वाइव्ड अस नट्स। ठीक, तो ये आपको एक ट्रिक दी गई है, आपको याद करना है। ठीक, अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो हमारा दिया गया मुख्य पॉइंट। ठीक, ये जो मुख्य पॉइंट हमारा दिया गया है, ठीक, इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ कर लेते हैं। ठीक, कह रहा है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। पूछा जाएगा जो ज्योग्राफी है ये, ठीक, ये जो तुम्हारा ज्योग्राफी शब्द है, ठीक, पूछा जाएगा ये। कह रहा है ये जो ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया था। तो पूछा जाएगा ज्योग्राफी शब्द है किस भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण मतलब पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी देना। करे ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसे बोलते हैं जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया। ठीक, जी शब्द का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना।
आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है जियो, कह रहा है जो ये जो तुम्हारा जियो होता है, जियो जियो बना होता है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोलॉजी का मतलब आएगा ये तीन क्वेश्चन 101 एक पक्का आएगा। कह रहा है जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और मेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना। जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप करना। तो पहला पूछा जाएगा जियोलॉजी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, फिर पूछा जाएगा जियोमेट्री का मतलब क्या होता है पृथ्वी का मापन करना, फिर अगला पूछा जाएगा जियोइड का मतलब क्या होता है पृथ्वी के आकार का अनुरूप करना। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। ठीक, वाकई में, क्योंकि देखो आसमान देखो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कह रहा है खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं। अब कह रहा है कि जो खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करता है वो कहलाता है खगोल शास्त्री कहलाता है। जो खगोलीय पिंड के अध्ययन करता है वो कौन कहलाता है, खगोल शास्त्री कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर कह रहा है कि आर्यभट्ट जो थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी, एक महान गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह, उन्होंने ये भी कहा था कि जो सभी ग्रह हैं वो चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, क्योंकि सूर्य का परावर्तन होता है चंद्रमा के कारण, जिसके कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों के खोजने में लगे, आज भी इसको लगे। तो ये किसने बताया था कि सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं, तो किसने बताया, आर्यभट्ट बनाया था, जो सबसे बड़े खगोल शास्त्री थे। ठीक, ये आपको याद करना है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं जो हमारा ये है। ठीक ठीक, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों के बारे में बात करते हैं, अच्छे से जूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़ा बड़ा ही देखेंगे। हम लोग को देखो मजे से पढ़ना, अभी देखो वीडियो को स्किप करना तो कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं, देखने वाले बहुत देखेंगे। ठीक है, कह रहा सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले। पूछा जाएगा जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य के कौन सा ऐसा है जो वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, या परवलयाकार है, या अति परवलयाकार है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 101% क्वेश्चन आएगा ये। तो ये आपका होगा दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते। कह रहा है ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। पूछे जाएंगे ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते। कह रहा है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, या कौन सा प्लेनेट बुध, और सबसे दूर यूरेनस, या नेपच्यून, शायद नेपच्यून था। ठीक, खैर अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। पूछा जाएगा कि इसको अपनी बुध को अपनी चक्कर लगाने के लिए कितने दिन की आवश्यकता पड़ती है, तो 88 दिन की आवश्यकता पड़ती है। करा फिर उसके बाद आता शुक्र, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। पूछा जाएगा किसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या बहन मानते हैं, तो शुक्र को ही मानते हैं, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, और जिसका आकार व आकृति लगभग समान होती उसको समरूप बोलते हैं। कक्षा 10 में आपको पढ़ाया था समरूप त्रिभुज, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ से पढ़ के आइए। ठीक, तो पूछा जाएगा पृथ्वी के जुड़वां कौन ऐसा ग्रह, तो आपको बताना होगा तुरंत शुक्र बताना होगा। फिर पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो आपको बताना होगा बुध। फिर पूछा जाएगा बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है, तो आपको बताना पड़ेगा 88 दिन में लगाता है। ठीक है, फिर कह रहा अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। फिर वो देखो क्या कह रहा, अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता, क्योंकि परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में इसकी बैठक में अगस्त 2006 में निर्णय लिया गया। कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो ये बोल लेना कि प्लूटो एक हमारा ग्रह नहीं है, पहले माना जाता लेकिन अब इसको माना नहीं जाता है, क्योंकि प्लूटो एक ऐसा एक बौना ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं पृथ्वी की, बात करते हैं, क्या बात करते हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ, साइड में खसक गया मैं। अब इधर देखो, मेरी फोटो मत देखो, इधर देखो, ध्यान इधर देखो, इधर स्क्रीन पे। कर अब पृथ्वी से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आपसे ये पूछा जाएगा सूर्य से सेकंड ग्रह कौन है, बुध, फिर कौन है, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून। कह रहा यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में कौन सा है, 5वां है। ऐसे पूछा जाएगा आकार में 5वां ग्रह कौन सबसे बड़ा है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी।
कह रहे यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्रह जो ध्रुवों के पास चपटी है, तो बताना होगा पृथ्वी। कौन बताना होगा? पृथ्वी। मैं इसको थोड़ा और जूम करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, बस, ठीक, और उससे मतलब नहीं है। कह रहा है कि इसका आकार को भू आब कहा जाता है, जो इसका यही कारण है कि जो इसका आकार होता है इसको भू आब कहा जाता है। कैसे पूछा जाएगा किस ग्रह को भू आब कहा जाता है, तो पृथ्वी को भू आब कहा जाता है। कह रहा भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का होना, पृथ्वी के समान आकार का होना। कह रहा जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कौन सा ऐसा ग्रह? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कह रहा पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्रह है जो ना अधिक ठंडा है ना अधिक गर्म है, तो आपको बताना होगा सिंपल सा पृथ्वी। ये सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपको पॉइंट वाइज लिखने होंगे। कह रहे यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। पूछा जाएगा किस ग्रह को ऐसा कौन सा ग्रह जिसको अद्भुत ग्रह बोलते हैं, तो पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ना अधिक ठंडी ना अधिक गर्मी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है। पूछा जाएगा ऐसी कौन सा ग्रह है जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी, ठीक। फिर कह रहा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अंतरिक्ष से देखने से नीला ग्रह दिखाई देता है, पृथ्वी। पूछेगा ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह बोलते हैं, तो आपको बताना होगा पृथ्वी, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, तो आपको बताना होगा कि पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जो 2/3 पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पूछा जाएगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आपको ये भी बताना होगा कि इसमें 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी। कह रहा क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पूछे जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी से तक आने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है। और इसकी चाल कितनी होती, किलोमीटर पर सेकंड में, तो 3 लाख बताओगे और मीटर पर सेकंड में बता देना, तो आपको 1 किलोमीटर में आपको 1000 का इसमें मल्टीपल कर देना है, 3 लाख में 1000 का, तो ये हो जाएगा 5 5 3 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। कितना आएगा? 3 × 10⁸ बेटा सीटेट का एग्जाम है, हाँ भैया लोग, सीटेट का बहुत टफ, अब बीएड वाले 6 से 8 तक एनसीईआरटी कवर कर लो। साथ में मैंने क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है, और ये मैं 6 की, हाँ 7 कर दी, अब मैं ये 6 की कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चंद्रमा। अब कह रहा है जो चंद्रमा होता है बेटा, कौन सा चंद्रमा, कह रहा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। तो पूछा जाएगा किसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, तो चंद्रमा का ही एक ऐसा व्यास है जिसका 1/4। ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है, और यह हमसे मतलब पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे कुछ पॉइंट है, ये देख सकते हो। सैटेलाइट रॉकेट का प्रक्षेपण यही किया जाता है, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ठीक, ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मेन पॉइंट की, जो हमने ये पीछे पढ़ा था, ये कुछ रोचक शब्द। देखो यही चीज़ है जो एनसीईआरटी में कवर करता है एग्जामिनर, ठीक, क्योंकि देखो मेन चीज़ है एनसीईआरटी, मेन चीज़ देखो, और प्राइवेट बुक्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी को ही फॉलो करो आप लोग। कह रहा रोचक शब्द, कह रहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करें कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? अब तो गए हैं,
पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। ठीक, ये आपको रोचक शब्द याद करने। अब कह रहे उपग्रह क्या होते हैं, तो देखो उपग्रहों की बात कर लेते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की चारों उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये कुछ उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, कुछ जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह जो अपने आप घूमता रहता है। अब कह रहा कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ठीक, उनकी बात कर लेते हैं। क्या है? कह रहा कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं जो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक के द्वारा ही बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। कह रहा इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। पूछा जाएगा इसको किसकी मदद से भेजा जाता है? रॉकेट की मदद से भेजा जाता है और पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष पर इसको विस्थापित कर दिया जाता है। कह रहा अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, उन उपग्रहों के आपको नाम, जैसे इनसेट है, IRS है और UD-SAT है। तो आपको फिर से याद कर लिख लेना है आपको। देखो मैं इतना बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, यहाँ पे इनसेट है, IRS है और EDUSAT है। कौन है? इनसेट, IRS और EDUSAT, ये 3 भारत के ठीक कुछ उपग्रह हैं, आपको इनको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा। फिर आगे लिखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग 27 मतलब लगभग 27, 28 या 26 हो सकता है आसपास। ठीक, इतने ही समय में अपने अक्ष पर ही पूर्ण चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता, पूरे भागों भी नहीं, एक ही भाग। कह रहा चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूछा जाएगा ऐसे कौन सा दिन है जिस पर चंद्रमा पर हमको छाया देखनी जाती है? तो पूर्णिमा के दिन ही हम चंद्रमा पर इसकी हम छाया को देख सकते हैं। किसके दिन? पूर्णिमा के ही दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ओनली पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन नहीं। 15 दिन के लिए चांद गायब हो जाता है। ठीक है, अब इसको बात कर लेते हैं। कह रहा है जीव एवं पौधे को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखो हम बता रहे हैं, देखो ऑक्सीजन चाहिए हमको, पानी चाहिए और खनिज मतलब खाने के लिए भोजन चाहिए। बस 3 चीज से इंसान जीवित रह सकता है। झोपड़ी तो बना ही लेगा, पहले नहीं रहते थे लोग, आदिमानव लोग, अब सोफा चाहिए उन्हें। देखो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, देखो बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। कह रहा तारों एवं ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त तारे भी हैं और ग्रह भी हैं और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे होते हैं। कह रहे ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए थे। पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो आपको बताना होगा पाए जाते हैं। फिर ये भी पूछा जाएगा क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत अधिक वर्ष पहले विस्फोट होने के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। भाई देखो जैसे मान लो तुम लड्डू बनाते हो, तो लड्डू में गोल गोल बनाते हो, तो कुछ जो टुकड़े टुकड़े छूट जाते हैं, वही होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक, अब बात करते हैं उल्का पिंड। ठीक, कह रहा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड का मतलब होता है कि जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चक्कर लगाते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्तियां पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे गड्ढे का मतलब होता है कि बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पर नदियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कुछ बहुत बड़े एकदम खाई जैसी बन जाती है, इन्हीं उल्का पिंड गिरने के कारण होता है जब ये गिरते हैं। ठीक, और कुछ तो जल के राख हो जाते हैं, बहुत प्रकाश चमकते हैं। ठीक, तो ये सूर्य के चारों ओर उल्का पिंड चक्कर लगाते हैं। पूछा जाएगा ऐसे कौन छोटे टुकड़े में तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उल्का पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है क्या आप इन तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई है।
इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया था। आकाशगंगा का मतलब होता है कि एक बहती हुई गंगा। ये तारे इनको बहते हुए नजर आ रहे होंगे इस तरीके से, मतलब ऐसे बह रहे होंगे पानी से, तो इसका नाम ऐसे रख दिया। आकाशगंगा को बोलते हैं मिल्की वे। ये लाखों तारों का समूह, पूछा जाएगा लाखों तारों का समूह कौन सा होता है? आकाशगंगा, जिसको बोलते हैं मिल्की वे। ये कैसी होती है? ये सफेद पट्टी की ओर चौड़ी और फैली होती। कैसी होती है? सफेद पट्टी की चौड़ी और फैली हुई होती है। ठीक, कैसी होती है? सफेद पट्टी की चारों ओर फैली होती है। ठीक, ये बोल सकते हैं आप, है ना? कैसी? सफेद पट्टी की चारों ओर फैली हुई होती है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, कह रहा प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। ये तो पता है। पूछा जाएगा किस कब किया गया था, तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। पूछा जाएगा आकाशगंगा किससे किससे मिल एक प्रणाली है, तो करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। फिर आगे देखो इसमें क्या दिया गया है। इस प्रकार देखो यहाँ से पढ़ लेते, कह रहा है इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, देखो सेम कह रहा है, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, नोट्स बनाना आपको। आकाश मतलब लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती। पूछा जाएगा ब्रह्मांड किनसे मिलकर बना है, तो लाखों करोड़ों अरबों आकाश गंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। कह रहा ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो ये सभी किसके हिस्से हैं? ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं। अब देख लो, पहले आता पृथ्वी, फिर सौर मंडल, फिर आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड बनता है। याद रखना इसका सीक्वेंस, असेंडिंग ऑर्डर याद कर लेना, छोटे से बड़ा। पृथ्वी सौर मंडल आकाशगंगा, फिर बनता है ब्रह्मांड। तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद करना होगा इस तरीके से, ऐसे सीक्वेंस याद करना होगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है कि पहले पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, फिर ब्रह्मांड आता है। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े हुए इस तथ्य का विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इन चित्रों का अध्ययन भी आपका स्थान कहाँ है बताना। हमारा स्थान पृथ्वी पर है। बेटा ये आपको सब बताने। किस ग्रह को पृथ्वी जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को। कहते हैं सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक, आगे कह रहा है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते। कह रहा है ध्रुव तारे किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में होता है, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में। कह रहा है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने शायद पढ़ा था, सब ये आपको भर लेना है। ठीक, ये देख लो इसका सीक्वेंस, स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यूरेनस नेपच्यून। इसका आप क्या कर लो, इसका आप ले लो। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, अच्छे से। ठीक, उसके बाद फिर ये भी आपको देखना। कह रहा सबसे लंबा सूर्य, सबसे छोटा चंद्रमा। बुध मंगल शुक्र बृहस्पति लगभग समान लंबाई वाले हैं। नेपच्यून यूरेनस शनि बृहस्पति पहले 4 ग्रहों में लंबे लेकिन सूर्य से सब छोटे हैं। ठीक, कह रहा आप सभी छात्रों अपने अपने प्ले कार्ड पकड़कर स्थान पर खड़े हो जाइए। ये क्लास है, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसा नहीं कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। लेट्स लर्न बोलते हैं जिसको, बोलते हैं लेट्स लर्न, मतलब पढ़ना हो, पढ़ के सिखाना, यही मेरा काम है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करके जाइए। ठीक है, मेहनत लगी है बहुत ज़्यादा सिखाने में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप क्लास ठीक है, आप क्लास 7 की भी आप जियोग्राफी की वीडियो प्लेलिस्ट पढ़िए, अच्छे से कंप्लीट करिए। और क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, आप इसका भी कंप्लीट करिए। सारे क्लास 6 के आज ही आपको मिल जाएंगे। आज कितनी है? 5 नवंबर है। 5 नवंबर को ही आपको पूरे सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।